और ये अब सोशल इशू हम कवर करने वाले हैं। तो इसका आपको ये देखना होगा कि ये आपका मई से लेके जनवरी 2021 तक है, तो बहुत मेजर पोर्शंस में कवर हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको फॉलो अप करें, देखिए, पढ़ें और रिवाइज करें, ठीक है। ये यूपीएससी ईपीएफओ जो नेक्स्ट मंथ में होगा, मई में होगा, और जून में जो एग्ज़ाम्स है प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड पे है। तो इसमें 10 न्यूज़ है, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इंडेक्स को देख लो ना। और यहाँ पे हम पहली न्यूज़ अब स्टार्ट कर रहे हैं, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो सोसाइटी में चल रहा है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, ये चार्ट है, यहाँ पे फैक्ट्स और डेटा दे रखे हैं वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के। टर्म डेफिनेशन और डेटा रिलेटेड है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट बेसिकली जो चाइल्ड डाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, उनका क्या है। तो 5 years ऑफ एज का अगर एक्सप्रेशन जो दे रखा है, मतलब 5 साल के नीचे जो मर जाते हैं बच्चे, वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट उसको डिफाइन करता है यहाँ पे। तो अगर आप देखो डेटा रिलेटेड क्या है, 1990s में मेल फीमेल और ओवरऑल का देख लो, और 2019 का देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेल का जो है 122 था और 34 हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। फीमेल का 131 था, 35 हो गया है। ओवरऑल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 93 से लेके 38, ठीक है। सेकंड जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMRS का। IMR की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो होती है अंडर 1 years ऑफ एज जो अकर करती है 1000 लाइफ बर्थ इन अ गिवन ईयर, ठीक है। अभी डिक्लाइन हुआ है 32 से, जो कि आप कंपेयर कर रहे हैं हम 1971, ठीक है। 1971 में 129 था और 2018 में 32 था। लास्ट 10 ईयर में जो IMR डिक्लाइन हुआ है 35% हुआ है रूरल एरियाज़ में और 32% हुआ अर्बन एरियाज़ में। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट IMR है 48 पे, और जो लोएस्ट है सबसे ज़्यादा वो नागालैंड में है, नॉर्थ ईस्ट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है? नियोनेटल ये है जो होती है डाइंग बिटवीन बर्थ एंड 28 days ऑफ एज, जो एक्सप्रेस होती है 1000 लाइफ्स बर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है 52 से लेके 22 तक, ठीक है। और कंपैरिजन 1990 से लेकर 2019 का है यहाँ पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है MMR, उसका डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, अभी तक हम 1000 पे बात कर रहे थे, MMR में ये 1 लाख पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अगर WHO की बात करो तो मैटरनल डेथ क्या है कि जो डेथ ऑफ वुमेन होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है और या विद इन 42 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको MMR बोला जाता है, ठीक है। ये डिक्लाइन हुआ है 113 तक, जो कि पहले 122 था 2015-17 से। अगर कंपेयर करो 2016 को 18 को, तो डिक्लाइन हुआ है। हाईएस्ट MMR किधर है? असम में 215, और लोएस्ट MMR है केरला में। एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ये 10 to 19 का है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाइंग जो होती है 10 to 19 होती है, और ये भी 1000 पे होता है। और चिल्ड्रंस की एज जो होती है 10 होती है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। एडोलसेंट मोर्टेलिटी देखा गया है, अगर बात करूँ 1971 में 36.9% था, और 10 ये आपका कम हुआ है 20% पे, जो कि 2018 में हुआ है। रूरल अर्बन डिफरेंशियल भी नैरो हुआ है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाईएस्ट है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो बिहार सबसे ज़्यादा उसमें बर्थ रेट है 26.2 पे, और सबसे लोएस्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। डेथ रेट की बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डिक्लाइन हुआ है, पहले 1971 में है 14.9 और डिक्लाइन हुआ है 6.2 तक, 2018 का है, ठीक है।
तो कॉमन 2018 का है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेट है, और दिल्ली में आपका रेट है 3.3। सेक्स रेशियो एट बर्थ, नंबर ऑफ मेल बर्थ पर फीमेल बर्थ कितना है, हम वो देख लेते हैं। ये जो है आपका, अगर 2005-7 को कंपेयर करें 2016 से 18 तक, तो 1110 और 1112, ठीक है। तो ये इतना हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम, या TFR जो है वो बेसिकली 2.1 है चिल्ड्रंस पर वुमेन। ये एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है। TFR लोअर देन RFL, इसका मतलब है कि डिक्लाइन है कंट्रीज की पॉपुलेशन में, ठीक है। ये रिड्यूस हुआ है, अगर आप देखो पहले 1991 में 3.6 से लेके 2018 में कंपेयर करो तो 2.2 पे है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी जो है ये रेफर करता है चाइल्ड बर्थ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पे होता है और इक्विप्ड होते हैं टेक्नोलॉजी या किसी भी सुपरविजन ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस पे, ठीक है। अगर 20 डेकेड्स की बात करूँ, 20 साल की बात करूँ, तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन डिलीवरिंग जो होती है, डिलीवरी जो वुमेन की होती है हॉस्पिटल में, वो इंक्रीज़ हुआ है 75% रूरल एरियाज़ में और 37% आप देख सकते हो अर्बन एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हम अब जो देखने वाले हैं वो है सेफ मदरहुड अश्योरेंस सुमन। ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हाईलाइट इम्पोर्टेंस ऑफ सुमन, जो कि पार्टनरशिप है मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ PMNCH अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट, ठीक है। सुमन के बारे में जानेंगे, फिर हम और भी चीज़ें जानेंगे। सुमन एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो कि बात करता है जीरो प्रिवेंटल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ्स, जो कि हमने पहले ही स्टैट्स देख लिए थे, तो उससे रिलेटेड है, तो आप उसको जोड़ सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। इस स्कीम में क्या होता है, फ्री हेल्थ केयर मिलती है, बेनिफिट, और बेनिफिट किसको मिलती है, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मदर्स अप टू 6 मंथ्स, जो डिलीवरी के बाद की जो भी चीज़ें हैं वो भी देखते हैं, और जो भी सिक न्यू बॉर्न है, ठीक है। अदर फीचर्स क्या है स्कीम के, ये ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी इसमें बात हुई है, और C सेक्शन फैसिलिटीज़ दी जाती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में। फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है वुमेन जो प्रेग्नेंट है, ताकि उनको हेल्दी फैसिलिटीज़ मिलें। ज़ीरो टॉलरेंस होता है फॉर डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अगर मान लो कोई सर्विस डिनाई कर देता है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सर्विस इंक्लूड क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट 4 एंथरनेटल चेकअप्स होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये इंक्लूड करता है एक चेकअप जो कि होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। इसमें आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। आयरन बहुत ही एसेंशियल आइटम होता है जो बेबी की ग्रोथ के लिए होता है। टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। PMNCH जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट अलायंस है वुमेन चिल्ड्रंस और एडोलसेंट हेल्थ की, ये पार्टनर है 1000 ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस 192 कंट्रीज, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर करा है, और ये इनेबल करता है पार्टनर्स को कि वो अपने स्ट्रैटेजी बताए या ऑब्जेक्टिव बताए, और अग्री करता है इंटरवेंशन पे। और वाइस चेयरमैन जो इस बोर्ड के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UK के हैं, ठीक है। अब SRS समझ लेते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। SRS होता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS रिसेंटली रिलीज़ हुआ था एक बुलेटिन में, और ये एक डेमोग्राफिक सर्वे होता है जो प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी एनुअल एस्टिमेट, जो कि होता है IMR, बर्थ रेट, डेथ रेट, और जो भी फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ होती है, जो कि हमने पहले के टॉपिक पे ही डिस्कवर करा था इससे पहले, तो उसको आप दोबारा से चेकआउट कर सकते हो वीडियो को बैक करके। ये इनिशिएटिव हुआ था 1964 से 65 में, और ये ऑपरेशनल हो गया था 1969 से 70 तक, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे। SRS जो कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट होता है
ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल और सेंसस कमीशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, आज तक की ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वुमेन एजुकेशन पे। ये फैक्ट जो है वुमेन एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, जो कि बात कर रहा है फीमेल जो कॉन्स्टिट्यूट करती है 48.6 टोटल इनरोलमेंट होता है हायर एजुकेशन में। ठीक है, अगर स्टेम की बात करूँ तो 40% वुमेन जो है ग्रेजुएट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 35% जो ग्लोबल एवरेज में होता है। ओनली 14% जो रिसर्चर होते हैं इंडिया में वुमेन होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड में रिसर्चर 30% है। तो यहाँ इस मामले में हम थोड़े पीछे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो फीमेल का वो हायर है एजुकेशन में अगेंस्ट बॉयज़। ठीक है, मतलब 0.1% का ही है अंतर। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0.92 टू 1, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू इसलिए बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसी का कंटिन्यूशन पार्ट है, वो है स्टेम करियर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो IBM इंडिया है, उसने अनाउंस करा है कि वो कोलैबोरेशन करेगा, प्रमोट करेगा स्टेम विच इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स लर्निंग अमंग्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस न्यूज़ में और देख लेते हैं। इसका जो पहला कोलैबोरेशन है वो इन्वॉल्व करता है DST विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, जो कि सेकेंड कोलैबोरेशन इनका जो है वो है विज्ञान पराशर के साथ। वो भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बिल्ड करती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरएक्टिविटी, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे होती है जिसका नाम है एंगेज विद साइंस। विज्ञान ज्योति एक प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है स्टेम लर्निंग अमंग गर्ल्स। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्पायर करता है उनको कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है जिनके पास मेरिट है, मतलब जो अपने दम पे करते हैं। गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेड 9 to 12, ताकि वो परस्यू करें स्टेम हायर एजुकेशन में। स्पेशली टॉप कॉलेजेस में होता है ये, जहाँ पे गर्ल्स हाईली अंडर रिप्रेजेंटेड होती है। ये पार्टनरशिप जो है IBM इंडिया के साथ है ताकि वो स्ट्रेंथन करे, और ये एक्सपैंड है स्कूल्स तक भी। वुमेन टेक एक्सपर्ट्स भी होती है जो काम करती हैं यहाँ पे, और वो इंटरेक्ट करती है, रोल मॉडल बनती है गर्ल्स का, ताकि वो प्लान करे अपना स्टेम में। ठीक है, ये इंगेज करते हैं साइंस ऑफ विज्ञान पराशर, जो एम करता है बिल्ड करता है इंटरेस्ट, और एक कम्युनिटी प्रैक्टिस बिल्ड करता है स्टूडेंट्स, टीचर्स और साइंटिस्ट के बीच में, कनेक्ट करता है उन लोगों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जो पार्ट होता है कोलैबोरेशन एंगेज विद साइंस इनिशिएटिव, IBM जो रन करता है डे टू डे एक्टिविटीज़ पे करता है, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, सेमिनार्स आते हैं और लेवरेज आते हैं, एक्सपर्टीज़ आती है, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वी के बारे में बाद में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स टेकन है जो इम्पोर्टेंट है जेंडर गैप को कम करने के लिए। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी STP सॉरी। सेकेंड है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग विच इज़ किरण, 2014 में आया था ये। DST रिस्ट्रक्चर करता है वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम, जो एक ही अम्ब्रेला के अंडर, मतलब एक ही उसके अंदर आता है, किरण के अंडर। ठीक है, ये मैंडेट करता है किरण प्रोग्राम्स को, ताकि वो जेंडर पैरिटी को कम कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थ्रू जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम जो है किरण के अंदर आती है, वो भी प्रोवाइड करती है फेलोशिप, और अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन साइंटिस्ट को पैसा वैसा प्रोवाइड करती है, जो भी को करती है। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी, क्यूरियाई प्रोग्राम जो है किरण के अंडर आता है। यहाँ पे वुमेन ही आती है जो सपोर्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट करती है स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च लेबोरेटरीज, और इन्हांस करती है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एड्रेस करती है रीलोकेशन, जो वुमेन के साथ इश्यूज आते हैं वर्किंग साइंटिस्ट, या एक प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मोड, जो कि 2 से 5 साल के लिए होता है। इंडो US फेलोशिप वुमेन इन स्टेम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को, कि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सके प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जैसे USA में है। ये एक जॉइंट एंडेवर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम में। ठीक है, उड़ान नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, एड्रेस करता है लोअर
एनरोलमेंट रेशियो जो गर्ल्स का होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसका एम बेसिकली एनरिच करता है, एनहांस करता है टीचिंग में लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, और प्रोवाइड करता है फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज टू एवरी गर्ल। इसमें जो फोकस रहता है स्पेशल इंसेंटिव रहता है, और ये सपोर्ट करता है 1000 सिलेक्टेड डिसएडवांटेज गर्ल्स पर ईयर। बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट रीओरिएंटेशन प्रोग्राम बायोकेयर, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किसका? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। इसका मेन जो फोकस है करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट का है, जो कि 55 ईयर्स ऑफ एज का है। पर्पस क्या है? ये बिल्ड करता है कैपेसिटी वुमेन साइंटिस्ट के लिए जो कि एम्प्लॉयड होती है फुल टाइम इन यूनिवर्सिटी, और ये स्मॉल रिसर्चर्स या अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन साइंटिस्ट को एक करियर ब्रेक देता है ताकि वो उनको हेल्प करे कुछ इंडिपेंडेंट R&D रिसर्च पे या जो भी प्रोजेक्ट्स पे। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, ये भी इम्पोर्टेंट है, गैटी जो DST के अंडर आता है। ठीक है, ये इसका जो अटेम्प्ट है ये ब्रिंग करता है जेंडर बैलेंस जो होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में। इसका जो एम है ये हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टुवर्ड सपोर्टिंग डाइवर्सिटी इंक्लूजन और फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोग्राफिक टैलेंट जो होता है उस पे होता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? आस्थाना स्वाम चार्टर, ये एक एवेल्युएशन और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है जो एनहांस करता है जेंडर इक्वालिटी या इक्विटी वुमेन में, इस फील्ड में, सेम्स वाली फील्ड में। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, ये इनकोऑपरेट करता है एक सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट जो डिपेंड करता है इनरोलमेंट ऑफ वुमेन और उनके जो करियर को उनको एनहांस करता है। 2015 से 16 की बात करूँ तो शेयर ऑफ वुमेन जो साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट का था वो 14.71 है। ठीक है, हमने अभी देखा इससे पहले कि वुमेन का जो रेशियो है रिसर्च में कम है, इसको ही इम्प्रूव करने के लिए मेन चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट बोरो किससे करा था? ये एस्थेना स्वाम जो बोरो करा था, ये UK से बोरो करा है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क है ये UK से लिया गया था, सॉरी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं WEE क्या है। इसमें भी इंडिया की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये एक सोशल नेशनल इनिशिएटिव IIT दिल्ली ने लिया है। ये सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका वही एम है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है जो कंट्री में, प्रमोट करता है एक इकोसिस्टम ताकि वो क्रिएट करे ऐसी वुमेन को जो एंटरप्राइज खड़ी कर सके। हेल्प करता है वुमेन को बड़े सारे कॉलेजेस में और मिडिल एज हाउस वाइफ को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें ले पाएँ और एक करियर ऑप्शन बना सके। सारी वुमेन को ज्वाइन करता है अक्रॉस इंडिया ताकि वहाँ पे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बायर्स हो प्रोडक्ट्स के जो कि बिजनेस आइडिया में एक वुमेन कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ये न्यूज़ आज इस पॉइंट तक की, ये 1.2 की न्यूज़ हमने कवर कर ली है। 1.3 पे चल रहे हैं हम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PWDVA 2005 का ये एक्ट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल कराया जो वुमेन है उनके पास राइट टू रेसिडेंस होगा शेयर हाउस पे, इवन अगर वो रेंटेड है या ओन्ड है बाय इन लॉस या हस्बैंड हैड नो ओनरशिप राइट ओवर इट। ठीक है, मतलब अगर हस्बैंड या इन लॉस के पास नो ओनरशिप राइट्स है तब भी वुमेन के पास राइट टू रिसाइड है शेयर हाउस में। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA, ये सिविल लॉ है जो फोकस करता है रिलीफ उनको देता है जो वुमेन परेशान है, एग्रीवेटेड वुमेन जो हैं उनको कॉम्पनसेट करता है, प्रोटेक्शन देता है, राइट टू रेजिडेंट देता है शेयर्ड हाउस होल्ड में। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इंश्राइंड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो कि इंडिया ने रेटिफाई करा था 1993 में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया ने रेटिफाई भी करा था। डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो डिफाइंड है उस एक्ट में डिफाइंड है जो कि इन्फोग्राफ्स में आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक रिलेशन का मैरिड वुमेन, मदर्स, डॉटर, सिस्टर, लिव इन रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये डिफाइन करता है शेयर्ड हाउस होल्ड को भी, जहाँ पे
एक प्लेस है जहाँ वुमेन रहती है एट एनी स्टेज, जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, आइदर सिंगली और हस्बैंड के साथ रह रही है, या मतलब या तो टेंट पे है या ओन्ड है, ठीक है। ये एक्ट एक्सक्लूड करता है अब्यूज़ पर्टेनिंग टू मैरिटल रेप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का भी है यहाँ पे कि वुमेन फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकती है एज अ मेंटेनेंस फ्रॉम द अब्यूज़र इन केस वो अलग रह रही हैं तो, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है राइट टू सिक्योर हाउसिंग, इसका मतलब यह है कि राइट टू रिजाइड कर सकती है कहीं भी मैट्रिमोनियल या शेयर्ड हाउस होल्ड में, वेदर और नॉट शी हैज़ एनी, मतलब उनके पास अगर राइट हो उस हाउस होल्ड का या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो उनके पास सिक्योर हाउसिंग का है प्रोविज़न। राइट टू सिक्योर्ड बाय रेजिडेंट ऑर्डर, ये पास हुआ था कोर्ट के द्वारा, मैजिस्ट्रेट ने पास करा है एक प्रोटेक्शन एक्ट जो इसके अंडर है। ये इंश्योर करता है जो अब्यूज़र है वो कांटेक्ट ना करे सर्वाइवर को, ठीक है। पनिशमेंट क्या है, 1 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है 20,000 है फॉर बोथ टू द ऑफेंडर्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को या एनजीओस को जो हेल्प करे वुमेन को फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड और सेफ शेल्टर। एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेंट, ये कोई भी पर्सन जो रीज़न हो कि वो बिलीव करता हो कोई भी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो हो या कोई भी ऐसी चीज़ करे, वो इन्फॉर्मेशन कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को दे जानी चाहिए, ठीक है। कैटेगरीज यहाँ पे दिखा रखा है अब्यूज़ की, डोमेस्टिक वायलेंस की। फिजिकल होता है, सेक्सुअल होता है, वर्बल होता है, इकोनॉमिक होता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस रूल्स के बारे में जान लेते थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस रूल ले डाउन करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो डिजर्टेड वाइफ्स है या चिल्ड्रंस है वो इंटाइटल है एलिमनी या मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड फ्रॉम द डेट दे अप्लाई फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ग्रांट होता है मेंटेनेंस का, जो कि वेरियस लेजिस्लेशन में मिलता है, और ये लकुना जो एग्जिस्ट है हिंदू मैरिज एक्ट में एज वेल एज हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में, ये स्पेसिफाई नहीं करता कि मेंटेनेंस कब इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑर्डर कब इन्फोर्सेबल होगा। पहले क्या होता था, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हमने देखनी चाहिए PWDVA में, अडल्ट मेल जो है वर्ल्ड वो स्ट्रक डाउन करा था इस एक्ट से, ताकि वो ले डाउन करे वुमेन जो फाइल कर सकती है कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर वुमेन जो कि अक्यूज है डोमेस्टिक वायलेंस के 2016 में की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का। PWDVA ने इंटेंड करा है कि वो सेफ गार्ड करते हैं वुमेन को अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अप्लाई करता है इवन आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लिविंग पार्टनर्स सीख कर सकते हैं मेंटेनेंस, 2018 के जजमेंट में है। और ग्रांटिंग मेंटेनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वुमेन्स अर्निंग, ये भी है कि वुमेन के अर्निंग पे डिपेंड नहीं करता, ये 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये कुछ जजमेंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सेक्सुअल हैरासमेंट पे। सेवरल इंडियन कंपनीज ने इफेक्टिवली नहीं करा इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस पे, जो कि 2013 का है, या POSH एक्ट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो 2013 का एक्ट डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे, और क्रिएट करता है एक मैकेनिज्म जहाँ पे रिडर्सल ऑफ कंप्लेन हो। जो एक्ट है ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्विड प्रो क्वो हरासमेंट पे रहता है और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट पे। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलती हो सकती है, लैटिन है, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है जो कि अगर होता है कनेक्शन विद एक बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट या कोई एक्ट जो भी कर रहा है इंसान या पर्सन जो कर रहा है। ये प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट फॉल्स और मैलिशियस चार्जेस। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि झूठे भी चार्जशीट फाइल करते हैं लोग। ये इनैक्ट हुआ था ताकि वो इम्प्लीमेंट करे विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे शी बॉक्स है जो इनेबल करती है वुमेन को कि वो फाइल कर सकती है कंप्लेन रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, और ये इंश्योर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2013 का जो एक्ट है, ठीक है।
यहाँ पे हम POSH एक्ट को देख लेते हैं, 2013 का है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं। ऑफिस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये इनको बनाना पड़ता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एम्प्लॉयर्स के लिए। और ICC है, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की तरह इनके पास पावर होती है। इनका जो मेंबर होंगे वो NGO के पार्ट होंगे या कोई भी एसोसिएशन जो कमिटेड हो कॉज ऑफ वुमेन का। इस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ फॉर वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में लोकल कमेटी होगी जो एज डिस्ट्रिक्ट पे होगी या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कलेक्टर के द्वारा। ये एडिशनल लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसमें, नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स की हम देख लेते हैं। ये NDSO जो कंप्राइज करती है वो ऑफेंडर्स जो या कॉन्विक्ट जो जिनके पास जिन पे चार्जेस है रेप के, गैंग रेप के, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के, ईव टीजिंग के, वो क्रॉस कर दिया 1 मिलियन नेम्स में। NDSO एक सेंट्रल डेटाबेस है जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स के बारे में बताता है कंट्री में कितने, और ये डेटा कौन मेंटेन करता है, इंपॉर्टेंट है, NCRB का डेटा ये है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। यहाँ पे जो ऑनलाइन फैकल्टी है एक्सक्लूसिव होती है फॉर द यूज़ ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इनके पास जो एक्सेस होता है वो इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे होता है। और ये लॉन्च किसने करा था, इंपॉर्टेंट है, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेक्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग +25, ठीक है। जो ये न्यूज़ है वो मार्क करता है 25th ईयर्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन BPFA, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MOWCD और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW और यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइज और नेशनल कंसल्टेशन जो कि रिव्यू करता है बीजिंग +25 का, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 क्या है ये BPFA, ये अडॉप्ट हुआ था 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो वुमेन पे हुई थी। ये इसका जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में हुई थी, चाइना में। यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइज कराए 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो वुमेन पे है, इसमें 3 जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी वो मैक्सिको सिटी में हुई थी 1975, ठीक है। एमरजेंसी उस टाइम पे लगी थी, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड WC जो है कोपेनहेगन में हुई है 1980 में, और थर्ड जो हुई है वो नायरोबी में हुई है, अफ्रीका की कंट्री है, 1985 में। BPFA एक सेटअप करता है एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव और एक्शन जो होते हैं वो एडवांसमेंट ऑफ वुमेन के लिए होते हैं जो क्रिटिकल सेक्टर में होते हैं, 12 क्रिटिकल सेक्टर होते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस होता है इनका जो इम्प्लीमेंट करता है BPFA, और रिव्यू होता है हर 5 साल में जो कि कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन पे होता है। प्लेटफॉर्म लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये एक गाइड है जो UN गवर्नमेंट और NGOs की होती है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें फैसिलिटेट करा था एक पर्सन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये इंक्लूड करता है सेपरेट क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न जो कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेनिटाइल म्यूटिलेशन और प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन जैसी चीज़ों पे ये बात करते हैं ना। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के देख लेते हैं। इनका फंक्शन और जो कमीशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। सेकंड जो है प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो डेडिकेटेड होती है प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी में होती है। 1996 में इकोसॉक एक्सपेंड हुआ था, ये इकोसॉक की बात कर रहा हूँ जो 1947 में होता है, 1996 में मतलब कि लगा लो आप 50 साल के बाद एक्सपेंड ज़्यादा हो गया था, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन आ गया था। इंडिया मेंबर इसका था इलेक्टेड मेंबर्स फॉर 4 ईयर्स टर्म जो अभी हुआ है 2021 से 2025 का, ठीक है। कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात करते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एस्टैब्लिश होती 1992 में। ये हुई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के अंडर। ये कमीशन जो इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि कमिट होता है कॉज ऑफ वुमेन का। 5 मेंबर्स होते हैं वेरियस फील्ड से, और जो मेंबर्स होते हैं सारे कमेटी के नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंडेट ऑफ कमीशन का है सेफगार्ड राइट्स होते हैं वुमेन के जो गारंटीड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टडी प्रॉब्लम्स जो वुमेन फेस करती है करंट डेली
कोर्स में या उस पर रिकमेंडेशन देती है, इवेलुएट करती है वुमेन का स्टेटस, इंडियन वुमेन का स्टेटस टाइम टू टाइम, फंडिंग और फाइटिंग अगेंस्ट वुमेन राइट्स वायलेशन। यूएन वुमेन क्या है, ये एक यूएन यूनाइटेड नेशन एंटिटी है जो स्टैब्लिश हुई 2010 में। ये डेडिकेटेड है जेंडर इक्वालिटी पे, एम्पावरमेंट वुमेन पे। ये ग्लोबली वर्क करती है ताकि वो अचीव करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एक रियलिटी है वुमेन एंड गर्ल्स की, वो स्टैंड अप करे और वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो इस सेक्शन में मैं अभी वाइंड अप कर दूंगा इसके बाद, वो है 1.5 चाइल्ड मैरिज। तो गवर्नमेंट जो है लाइकली टू डिसाइड कि वो रिवाइज करेगा मिनिमम एज ऑफ वुमेन जो होनी चाहिए। ठीक है, फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स। ये होगा टास्क फोर्स रिपोर्ट के बेसिस पे, जो कि जया जेटली ने हेड करा था। ये एग्जामिन करता है मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, इम्पेरेटिव और लोअरिंग एमएमआर और इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल एंड रिलेटेड इश्यूज। प्रोविजन क्या है, चाइल्ड मैरिज ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये इम्पोर्टेंट है, PCMA, ये 2006 में आया था। ये जो अंडर एज मैरिज है वो वैलिड है बट वॉइडेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई अंडर एज मैरिज हुई है तो वो वैलिड होगी एज लॉन्ग एज जो माइनर इन्वॉल्व है मैरिज में, उनको मतलब वो चाह रहे हैं कि मैरिज है वो वैलिड रहे। ठीक है, अंडर एज मैरिज है वो वॉइड और हैविंग नो लीगल वैलिडिटी, जहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है ट्रैफिकिंग या इंटाइसमेंट या किसी तरह का फ्रॉड या डिसाइड हो। ठीक है, डिसीट हो, सॉरी। ठीक है, ये अलाउ करता है माइनर पार्टी को कि वो रिप्यूडिएट कर सकता है मैरिज को, मतलब खारिज कर सकता है। 5 ऑफ IPC पेनलाइज करता है सेक्सुअल एक्ट किसी लड़की के साथ अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है, विद और विदाउट हर कंसेंट, मतलब नहीं कर सकते अगर इवन कंसेंशुअल भी हो तब भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 375 IPC का ये कहता है। एक इंडिपेंडेंट थॉट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, इस कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा था एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। ये अलाउ करता है नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद वाइफ ऑफ एज अबव 15 ईयर्स। तो यह एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 का ये पेनलाइज करता है प्यूनिटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है चाइल्ड पे, किसी के द्वारा भी जो कि चाइल्ड से रिलेटेड हो या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो। स्पेशल मैरिज एक्ट ये 1954 का इम्पोर्टेंट है, ये डील करता है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज जो होती है, और इसमें जो रिक्वायर होता है कपल को, अगर वो शादी कर रहे हैं अंडर द लॉ तो उनको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है मैरिज ऑफिसर को जो डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है, एवोल्यूशन क्या होता है चाइल्ड मैरिज लॉ का इंडिया में। यहाँ पे आप देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 का, जो कि रेस करता है एज ऑफ कंसेंट 10 to 12 ईयर्स का। 1929 पे आ जाते हैं, शारदा एक्ट आया था जो फिक्स करता है मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 14 एंड बॉयज़ टू 18। जो अमेंडमेंट था ये 1978 में हुआ था, चेंज कर दिया था 21 to 18, जो कि 21 है बॉयज़ के लिए, 18 है गर्ल्स के लिए, और ये लेटर 2006 में अमेंड हो गया था। तो 2006 का देख लेते हैं। ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। इसमें एज लिमिट वही थी 18 फॉर गर्ल्स, 21 फॉर बॉयज़। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको सेकंड पार्ट में मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, जो 5 टॉपिक हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तब तक के लिए फॉलो करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें।